हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रत्ना साहू जी की लिखी हुई पारिवारिक कहानी का छठा भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 5 भाग नहीं देखे तो उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। पुण्य घर में इधर-उधर भाग रही थी, मस्ती कर रही थी। आज वो बेहद खुश थी, मम्मी के साथ बाहर जाकर। तो वहीं पुष्पा बहुत परेशान थी, बार-बार दिमाग में प्रेम का ख्याल आ रहा था। सिर्फ एक बार आकर बात तो करता। आखिर उसने ऐसा क्यों किया? क्या मजबूरी थी या मेरी क्या गलती थी जो ऐसा किया? एक बार उससे बात हो जाती। उसने क्यों किया बता देता। वो मुझे छोड़कर आगे बढ़ गया और मैं उसकी याद में तड़पती रही। कहीं की नहीं रह गई मैं। पूरा जीवन बिखर गया, सारे रिश्ते टूट गए। तो कैसा रहा आज दोनों माँ बेटी का आउटिंग? कामिनी ने पुष्पा के पास बैठते हुए कहा। अच्छा था मासी, बहुत अच्छा था। हमने बहुत इंजॉय किया। पता है, आपको मेरे पैर में सेल चुभ गए। मैं बहुत रोने लगी। तभी वहां पर एक हैंडसम अंकल आए और उन्होंने मुझे गोदी में उठा लिया। पुण्य उछल उछल कर सारी बातें बताने लगी। कौन मिला था? किस हैंडसम अंकल की बात कर रही है? कृष्य की, वहीं पर था, वहीं मिला था। वाह क्या बात है। पीछे पीछे वहां तक चला गया और आप कहती है ऐसा कुछ है ही नहीं। सच कहूँ तो मुझे एक अच्छी खुशहाल फैमिली नजर आ रही है। क्या बोल रही हो तुम? पुष्पा ने कहा। सही बोल रही हूँ। इमेजिन करना कितना अच्छा लगेगा। तुम, मिस्टर मल्होत्रा और पुण्या, ये तीनों का परिवार कितना खूबसूरत लगेगा। कामिनी प्लीज, अरे कुछ भी बोलने से पहले एक बार सोच तो लिया कर। हमेशा तुम्हारी सुई एक ही बात पर अटक जाती है। मैं ये सब बिल्कुल नहीं सोचती, कभी नहीं इमेजिन करती और ज़रूरत भी नहीं है। मैं अकेली काफ़ी हूँ पुण्य के लिए। सुना तुमने? तो आइंदा ये सब कुछ मत बोलना। हाँ काफ़ी है, लेकिन पिता का प्यार तो नहीं दे सकती, उसकी ज़रूरत होती है बच्चों को। तू मुझे ज्ञान मत दे, अपने बारे में भी सोच, पुष्पा ने नाराज़गी से कहा। लेकिन कामिनी ने उसे इग्नोर किया। क्या हुआ? तेरा मूड क्यों इतना ऑफ है? कुछ नहीं हुआ, बस यूं ही। अरे बता ना, कृष्ण ने कुछ कहा क्या? नहीं। फिर? एक बात बताऊं, आज मुझे वहां पर प्रेम दिखा था। ये तुम क्या कह रही हो? और ये कैसे हो सकता है? कामिनी बिस्तर से उठ खड़ी हुई। सही कह रही हूँ। तुझे पता है, कुछ दिनों पहले जब काम से लौटते समय मैंने सिग्नल पर देखा तब मुझे लगा शायद मेरा वहम होगा, लेकिन आज वो सच में दिखा मुझे। मैं उसके पीछे भागी, आवाज भी लगाई, पर उसने पलटकर नहीं देखा, चुपचाप चला गया। उसके साथ एक महिला और एक छोटा बच्चा भी था, शायद उसकी फैमिली थी। कहीं तुम्हें धोखा तो नहीं हुआ? क्योंकि तुमने तो कहा था उस रात वो। नहीं, मुझे कोई धोखा नहीं हुआ है। वो सच में प्रेम ही था। मतलब उसने तुम्हें धोखा दिया? पता नहीं, यकीन करना मुश्किल हो रहा है। उसने मुझे धोखा दिया। यकीन करना भले ही मुश्किल है, पर सच्चाई तो यही है कि उसने तुझे छोड़कर आगे बढ़ गया और तू उसकी याद में अपना खून जला रही है। चल छोड़ इस बात को, भूल जा सबको। और अब तू भी अपने आगे के बारे में सोच। मैं अब अपने बारे में कुछ नहीं सोच रही। बस मैं उससे एक बार मिलना चाहती हूँ, पूछना चाहती हूँ कि उसने ऐसा क्यों किया। वाह! कितना दिमाग है तुम्हारे पास। एक धोखेबाज इंसान जो तुम्हें धोखा देकर चला गया, वापस कभी कांटेक्ट नहीं किया पिछले 4 सालों में। वो अचानक तुम्हें दिखा, तो अब तुम उसे बुलाओगी और वो तुम्हारे पास आएगा, तुम्हें धोखा देने का रीज़न बताएगा और तुमसे माफ़ी माँगेगा। अगर तुमसे माफ़ी भी माँग लिया तो इससे क्या होगा? तेरे दुःख कम हो जाएँगे। जो तकलीफ़ पिछले 4 सालों से तूने झेली है वो बाँट लेगा। अगर ऐसा ही करना था तो धोखा क्यों देता? और इतने सालों बाद देखने के बावजूद इस तरह चुपचाप क्यों जाता? मैं कुछ नहीं कहूँगी, बस एक बात उससे पूछूँगी। लेकिन तुम मिलोगी कैसे? पता नहीं, चल छोड़ फिलहाल ये सब। तुम्हें कल काम पर भी तो जाना है और साथ में नया काम भी तो ढूंढना है। पुष्पा ने हाँ में सिर हिला दिया। वैसे तुम्हारा बेटा कैसा है? अच्छा है, माँ भी अच्छी है। चल तू आराम कर, मैं भी जा रही हूँ।
बोलकर दोनों अपने अपने कमरे में गई, पर दोनों अपने पास्ट को लेकर उधेड़-बुन में रही। नींद नहीं आई। इधर वानी ने आवाज लगाई, भाई आपको माँ बुला रही है। कृष्य तुरंत माँ के कमरे की तरफ बढ़ा तो साथ में सौरभ भी गया। कृष्य ने सौरभ को एक बार फिर हिदायत दे दी। माँ को कुछ बताने से मना किया। क्या हुआ? कुछ ज्यादा परेशान लग रहे हो? कहा ना माँ, बस थोड़ा काम ज्यादा था इसीलिए। कृष्य ने बनावटी मुस्कान लिए कहा। या फिर आज पुष्पा नहीं आई इसलिए परेशान है? उसकी याद आ रही है। माँ बस ये पुष्पा पुराण बंद कीजिए। मैं बंद कर दूं बेटा? उससे मिलने के बाद एक अलग ही खुशी और रंगत आपके चेहरे पर दिखती है, सविता जी ने मन में कहा। काकी पुष्पा ही क्यों, और भी तो इतनी खूबसूरत लड़कियों के रिश्ते आए हैं, क्या उनमें से आपको एक भी अच्छी नहीं लगी? हाँ हाँ अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी, पर मेरे बेटे की पसंद और उसके लायक कौन है ये भी मैं बखूबी जानती हूँ। माँ की बात सुनकर कृष्य दाएं बाएं सिर हिलाकर रह गया। अच्छा ठीक है चलिए, सब डिनर कर लीजिए, फिर मुझे थोड़ा वॉक करा दीजिए। खाना खाने के बाद वानी अपने कमरे में गई और कृष्य सविता जी को वॉक कराने ले गया। कृष्य ने माँ के कंधे को थाम लिया तो सविता जी ने वॉकर पकड़कर धीरे से उठ खड़ी हुई। तभी सौरभ भी आ गया और दूसरी तरफ से सविता जी की बाह को थमाते हुए बोला, ताकि आप वॉकर छोड़ दीजिए, धीरे धीरे कदम उठाइए। सविता जी ने वॉकर साइड में किया, फिर दोनों तरफ से दोनों ने बाहें पकड़ ली। तब सविता जी ने बेहद धीरे से एक छोटा कदम उठाया। पैर बहुत कांप रहे थे, पर दोनों की मदद से सविता जी ने दूसरा कदम भी बढ़ा लिया। अब तक वानी भी अपने कमरे से निकल गई थी। उसने माँ को कदम बढ़ाते हुए देखा तो खुशी के मारे खूब ताली बजाने लगी। आंख में आंसू आ गए। वाओ मम्मी, वेरी गुड, आप इसी तरह कोशिश करो मम्मा, आप चल सकती हो, एक बार फिर से चल सकती हो आप। कृष्य और सौरभ भी बहुत खुश हो रहा था। कुछ देर के लिए वहां का माहौल ऐसा हो गया जैसे माँ बाप के सामने बच्चा पहला कदम लड़खड़ाते हुए उठाते हैं और माँ खुश होते हुए बच्चों को गिरने से पहले ही थाम लेती है। सब बेहद खुश थे। कृष्य माँ को देखकर भावुक हो रहा था। माँ अब बस करिए, बोलकर दोनों ने फिर सविता जी को बेड पर बिठा दिया। वानी भागकर आई और माँ के गले लग गई। मम्मा आज मैं बहुत खुश हूँ और इसकी वजह सिर्फ पुष्पा है। वानी ने हाँ में सिर हिला दिया। बस माँ, यहीं तक रहने दीजिए, इससे और आगे रिश्ता जोड़ने की जरूरत नहीं। वो लड़की बहुत अच्छी है, पर मेरी भाभी बनने के लायक नहीं। कुछ देर बातें करने के बाद वानी अपने कमरे में जाने लगी तो कृष्य ने कहा, सौरभ तुम भी अपने घर जाओ, मैं भी यहीं रुक जाता हूँ ना। घर जाकर क्या करूँगा, कौन मेरा इंतजार कर रहा है। तो ठीक है जाओ, गेस्ट रूम में जाकर आराम कर लो। सब अपने अपने कमरे में चले गए, पर सबकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। पुष्पा और प्रेम अपने पुराने जीवन के ख्यालों में डूबे हुए थे, तो कामिनी भी अपने बच्चे के भविष्य और पुराने लाइफ की बीती हुई जीवन के बारे में सोच रही थी। मैं तो पुष्पा को बोलती हूँ आगे बढ़ने के लिए, किसी का हाथ थामने के लिए, पर मैं क्या करूँ, मैं भी आगे बढ़ूँ या नहीं। इधर सौरभ भी मन में यही सोच रहा था। क्या सच में ऐसा होता है? जो सच्चा प्यार करे उसे अपना प्यार कभी नहीं मिलता, भगवान उसे कभी पूरा नहीं करते, यूं अधूरा ही छोड़ देते हैं। खुद को और कृष्य को देखकर तो यही लग रहा है। सविता जी भी मन में सोच रही थी, प्रभु कुछ तो ऐसा चक्कर चलाओ कि सबका मन बदल जाए, पुष्पा मेरी बहू बन जाए। जो कुछ भी हुआ है पास्ट में, मैं उसे याद नहीं करना चाहती। फिलहाल मैं अपने बेटे की खुशी चाहती हूँ और मेरे बेटे की खुशी उस लड़की में ही है। इधर वानी अपने कमरे में गुस्से में धधक रही थी। माँ कितना भी कुछ कहे, पर ये लड़की मेरी भाभी नहीं बननी चाहिए। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे जल्द से जल्द जयंती से कांटेक्ट करना होगा। सबकी बातें और प्रार्थनाएं सुनकर भगवान भी शायद कंफ्यूज हो रहे थे। क्या करूं, किसकी सुनूं, किसकी नहीं। अगली सुबह पुष्पा उठी और अपने दैनिक काम से निर्वृत्त होकर पुन्या को स्कूल भेजकर वो भी अपने काम पर निकल गई। मन में अभी भी प्रेम के ख्याल आ रहे थे। एक उम्मीद बंधी थी कि शायद प्रेम मिल जाए,
जब वो कृषि के घर पहुंची तो सविता जी उसे देखकर बहुत खुश हो गई। वानी को भी अच्छा लगा, लेकिन शादी की बात याद आते ही उसकी भवें तन गई और मुंह को टेढ़ा कर वो वहां से निकल गई। पुष्पा ने देखा पर इतना नोटिस नहीं किया। वो तुरंत सविता जी के पास गई। काकी, कैसा रहा आपका कल का दिन? बहुत अच्छा रहा बेटा, मैं 2 कदम चली भी। तू बता, कल तुम्हारा दिन कैसा रहा? घर वालों के साथ समय कैसा बीता? अच्छा था काकी। ठीक है, मैं अभी आपके लिए ब्लैक टी बनाकर लाती हूँ। फिर वो तुरंत रसोई में गई चाय बनाने के लिए। कुछ देर में चाय लेकर जब वो निकल रही थी तो सीढ़ी पर कृष्य आता दिखा। पुष्पा पर नजर पड़ते ही उसके चेहरे पर छोटी सी स्माइल आ गई। दिल में जो बेचैनी थी, छटपटाहट थी, वो अनायास ही सुकून में बदल गई। वो उससे बात करने के लिए आगे बढ़ने लगा, तभी अचानक उसके कानों में आवाज गूंजी, मम्मा। और कृषि झटके में वर्तमान में लौटा और बढ़ते हुए कदम को रोक लिया। अभी अभी जो पुष्पा को देखकर चेहरा फूलों की भांति खिल गया था, अचानक ही चेहरा सख्त हो गया। गुस्से में उसकी भवें तन गई। वो वापस अपने कमरे में चला गया, कहीं चेहरे के एक्सप्रेशन से उसे कुछ पता न चल जाए। वो अपना ध्यान बटाने लगा, लेकिन सफल नहीं रहा और झल्ला उठा, ओफो, ये क्या हो रहा है मुझे? वो शादीशुदा है, एक बच्चे की माँ भी है, फिर उसका ख्याल मेरे दिल में क्यों आ रहा है? उसके लिए दिल में अरमान, ये एहसास क्यों जग रहे हैं? मुझे क्या हो रहा है? मैं ऐसा कैसे हो गया? इतनी लड़कियों से मिला हूँ आज तक, इतने रिश्ते आए, जयंती से शादी तक करने को तैयार हो गया, फिर भी एहसास नहीं हुआ किसी लड़की को लेकर, तो एक बच्चे की माँ को लेकर क्यों मुझे अपने ऊपर कंट्रोल नहीं हो रहा? नहीं, ये ठीक नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे खुद पर कंट्रोल करना होगा। इसके लिए यही सही रहेगा कि ये लड़की जॉब छोड़ दे, यहाँ से चली जाए। सीढ़ी से उतरते हुए कृष्य मन में यही सब सोच रहा था कि तभी वो 2 सीढ़ी एक साथ जंप कर गया और वो गिरता उससे पहले ही पुष्पा ने आगे बढ़कर उसकी बाहें थाम ली। अरे संभल कर, अब और कितना गिरेंगे? पुष्पा ने तंज भरे लहजे में कहा। आपकी हद तक। कृष्य ने भी उसकी बाहों पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा। क्या कहा आपने? कुछ नहीं, मैं संभल गया और संभल जाऊंगा। आपको यूं पास आने की जरूरत नहीं, तो दूर रहिए। हे भगवान, भलाई का जमाना नहीं है। मैंने आपको गिरने से बचाया, परंतु एक थैंक यू कहने की बजाय भड़क रहे हैं। बड़े अजीब इंसान हैं। थैंक यू किस बात के लिए? आपको ये लगता है कि आपने मुझे संभाल लिया? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं खुद संभल गया। अगर गिर भी जाता तो क्या होता? हल्की फुल्की चोट आती, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। तो आइंदा से मैं गिरूं या कुछ भी हो, पास आने की जरूरत नहीं, मुझे थामने की जरूरत नहीं। आप मेरी माँ की केयर टेकर है, जो काम मिला है उतना ही करिए। बोलकर कृष्य दंदनाता हुआ वहां से चला गया। काकी, जल्दी से टेबल पर मेरा नाश्ता लगाइए, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। जा, तू सनकी इंसान कहीं का। जब मुंह खोलता है मानो शब्द नहीं, जहर बुझे तीर छोड़ता है। मेरी ही गलती थी, क्या जरूरत थी आगे बढ़कर पकड़ने की? अच्छा होता गिर जाता, फूट जाता सर, टूट जाता मुंह। जी भरकर कोसकर हो गया तो जरा माँ का भी ख्याल रख लीजिए। कृष्ण ने एक बार फिर मुड़कर कहा तो पुष्पा गुस्से में वहां से चली गई। कुछ दिनों तक यूं ही चलता रहा। दोनों ही एक दूसरे से बात करने से कतराते रहे। कृष्ण खुद को उससे दूर करने की कोशिश करने लगा, पर कोशिशों के बावजूद उसके ख्याल दिल से जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मानो दिल पर जोर ही नहीं था। उसे नहीं देखा तो एक अजीब सी बेचैनी हो जाती। सौरभ ने कई बार कहा कि मैं उसके बारे में पता करता हूँ। वो वाकई में शादीशुदा है, उसके बच्चे हैं, या बात कुछ और है, लेकिन कृष्ण ने साफ मना कर दिया। धीरे धीरे ये महीना पूरा खत्म होने को आ गया था। पुष्पा भी जी जान से लगी थी सविता जी की सेवा करने में। वो चाह रही थी कि उसके काम छोड़ने से पहले सविता जी धीरे धीरे ही सही, कम से कम अपना कदम बढ़ाना सीख ले, और उसमें कामयाब भी हो रही थी। उसे सब बहुत अच्छा लग रहा था, पर जो एक चीज बहुत अजीब लग रही थी वो था कृष्य का व्यवहार, जो अचानक ही बदल गया था। अब वो उसे कुछ नहीं कहता था। वो थोड़ा कटा-कटा सा रहने लगा था, जो बिना बात किए बहस किए एक पल नहीं रहता था।
अब बात करने से भी कतराता था। कुछ पूछना भी हो, अगर माँ की सेहत या दवाई के बारे में, तो माँ से ही पूछता था। अचानक ये बदलाव क्यों हुआ था? पुष्पा इस बात से बिल्कुल बेखबर थी। चलो अच्छा है, उसे समझ में आ गया, लेकिन बहुत देर से आई। शायद ये समझ पहले आ जाती तो मुझे यह काम छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ काम करते हुए ऐसा लगता है जैसे अपनों के बीच में हूँ, अपनों के लिए काम कर रही हूँ। खैर, अब जो भी है, डिसीजन तो ले लिया है काम छोड़ने का। इधर सविता जी भी परेशान हो रही थी कि क्या बात है, ये ऐसे बुझा बुझा सा क्यों रहता है। अक्सर दोनों में तकरार होता रहता था, अब वो भी नहीं है। ऐसा क्या हो गया, कैसे पता करूं? एक सुबह कृषि ऑफिस जा रहा था। निकलने से पहले वो माँ के कमरे में मिलने गया तो देखा माँ कमरे में उदास बैठी है। क्या हुआ माँ, तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। तो फिर क्यों उदास है? आपकी केयर टेकर तो आई है ना, आपका ध्यान रखने के लिए। फिर क्या हुआ? तो खुश क्यों रहूं? अरे और कब तक केयर टेकर के भरोसे रहूंगी? बेटा जवान घर में पड़ा है, लेकिन पता नहीं बहू कब आएगी, कब बहू के हाथों का बना खाना खाने को मिलेगा। माँ क्या हो गया सुबह सुबह आपको? ये क्या बोल रही हैं आप? क्या बोल रही हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा? और कब तक यूं बैठे रहेंगे? सही उम्र पर शादी भी करना जरूरी है, क्यों नहीं समझते आप? माँ, ये बात करने का सही समय नहीं है। तो कब है सही समय, आप ही बताइए। कब आप बात करने को राजी होते हैं? भगवान पता नहीं कब मेरी अच्छी सी बहू आएगी। बिल्कुल पुष्पा। सविता जी की बात पूरी होने से पहले ही कृष्ण चिल्ला पड़ा। माँ बस बस करिए, जब देखो तब पुष्पा पुष्पा पुष्पा। अब एक बार भी आपके मुंह से उसका नाम निकला तो मैं कल के कल उसे काम पर से हटा दूंगा। नई केयरटेकर आ जाएगी। धमकी दे रहा है मुझे, हटा दीजिए। कौन परेशान होगा, किसकी परेशानी बढ़ेगी? सिर्फ मेरे नहीं, आपकी भी। ये मत भूलिए कि उसे देखे बिना नींद, चैन, भूख, प्यास सब गायब हो जाती है आपकी। बेचैन हो जाते हैं, सैकड़ों बार खिड़की पर जाकर देखते हैं, आईने के सामने खड़े होते हैं। मन में शायद यही सोचते होंगे कि मैं इसके लिए इतना पागल हूँ, तो क्या उसके दिल में कुछ नहीं होता मेरे लिए? सविता जी एक सांस में सब कह गई। माँ की बात सुनकर कृष्ण ने बेहद आराम से कहा, माँ, मैं ऐसा कुछ नहीं सोचता, और आप भी सोचना बंद कर दीजिए। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वो शादीशुदा है और एक बच्चे की माँ भी है। क्या? हाँ माँ, उसकी शादी हो गई है। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही है, मैं मिलकर आया हूँ उसकी बच्ची से भी। तो बेवजह ख्याल पाल कर दुखी मत होइए। सविता जी चुप हो गई। अब उन्हें समझ में आ रहा था कृष्ण की नाराजगी और चिड़चिड़ापन होने की असली वजह। कृष्ण ऑफिस चला गया तो सविता जी ने चुपके से सौरभ को फोन कर पुष्पा के बारे में पता लगाने को कहा। ठीक है काकी, मैं आज पुष्पा के घर जाकर उसके बारे में सच्चाई पता करता हूँ। हाँ, और याद रखना, भूल से भी यह कृष्ण को पता न चले। काकी, मैं उसे नहीं पता चलने दूंगा। मैं आज ही शाम को लौटता हूँ सारी खबर के साथ। फोन रखकर सौरभ ने तुरंत बाइक उठाई और चल पड़ा पुष्पा के घर की तरफ। सविता जी को भी न जाने कौन सा फितूर चढ़ गया था बेटे को इसी लड़की से ब्याह करने की। कृष्ण के कहने के बावजूद उनका मन नहीं मान रहा था कि वो शादीशुदा है और एक बच्चे की माँ भी। सौरभ तेजी से बाइक चलाते हुए सीधा पुष्पा के घर के पास जाकर गली में ही रुका। परंतु जब वो घर के दरवाजे पर गया तो दरवाजा बंद दिखा। अब किससे पूछूं? उसके बगल के घर का दरवाजा खटखटाया, पर उधर से भी कोई जवाब नहीं दिया। संयोगवश जो घर उसने खटखटाया था वो घर कामिनी का था, और वो भी ऑफिस के लिए निकल चुकी थी। माधुरी भी सब काम खत्म कर अपने घर चली गई थी। वो वापस गली से निकल अभी रोड पर आया। एक तो भीड़-भाड़ वाली सड़क, ऊपर से दिमाग में कृष्ण और पुष्पा की बातें चल रही थी। ध्यान नहीं रहा और बाइक सामने से आ रही एक महिला से हल्का सा टकरा गया। वो महिला खुद को संभालने की कोशिश की, उसके बावजूद रोड के किनारे बह रहे नाले में जा गिरी। सौरभ ने तुरंत बाइक साइड में कर उस महिला को उठाने चला। सॉरी मैडम, सो सॉरी बोलते हुए वो उसका हाथ पकड़कर उठाना चाहा,
तो उस महिला ने भी अपना पूरा भार उसके ऊपर छोड़ दिया। वो महिला की बाँह पकड़कर उठाने लगा, तभी अचानक ही सौरभ का बैलेंस बिगड़ा और वो भी उसके ऊपर धड़ाम से गिर गया। नीचे वो महिला और ऊपर सौरभ, एक पल के लिए दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। अबे कुत्ते, कमीने, साले, हटेगा? एक तो ठोकर लगाकर गिरा दिया, ऊपर से उठाने की जगह मेरे ऊपर गिरा है। सुअर कहीं का, चल उठ और बाहर मुझे निकलने दे, फिर तेरा अकल ठिकाने लगाती हूँ और बताती हूँ बाइक कैसे चलाया जाता है। जब नहीं चलाना आता तो क्यों चलाता है बे? सौरभ एक बार फिर उठने की कोशिश की, लेकिन वापस दोबारा उसके ऊपर गिर गया। तब तक कुछ लोग वहां से दौड़कर आए और दोनों को बाहर निकाला। वो महिला अब भी गाली दे रही थी। साले तेरे पास आंख नहीं है क्या? दिखता नहीं है? अंधा है क्या? या फिर समझता है तुम्हारे बाप का रोड है, जैसे जी में आएगा वैसे चलाएगा बाइक। और सौरभ बार बार सॉरी बोले जा रहा था। सॉरी मैडम, सॉरी। वो दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। सॉरी क्या? दिमाग में क्या चल रहा था बता? या फिर दिमाग साथ में लेकर चलता ही नहीं है? बाकी लोग बीच बचाव कर रहे थे। सौरभ अब चुप हो गया और एकटक उस महिला को देखने लगा। यूं घुर घुर कर क्या देख रहा है बे? क्या कर लेगा? बोलकर उसने थप्पड़ उठा लिया, लेकिन थप्पड़ मारती उससे पहले ही सौरभ ने उसका हाथ पकड़ लिया। कामिनी, तुम कामिनी हो ना? हाँ, तुम कामिनी हो, मेरी कामिनी। बोलकर वो कामिनी को हक करने के लिए आगे बढ़ा, परंतु कामिनी पीछे हटते हुए बोली, हाँ मैं कामिनी हूँ, पर तुम कौन हो? अरे मुझे कैसे जानते हो? अरे मैं सौरभ, सौरभ दीवान, याद आया? सौरभ तुम यहाँ पर कैसे? मेरा मतलब तुम भी मुंबई में हो? कब से हो और कहाँ रहते हो? बोलते हुए कामिनी ने झट से आगे बढ़कर हक कर लिया। माफ कर दे यार, मैंने तुझे कितना गाली दी। कोई नहीं, गाली खाने वाला काम भी तो किया मैंने। बोलकर सौरभ उससे अलग हुआ और ठहाके लगाकर हंसने लगा। अच्छा तुमने बताया नहीं कि तुम यहाँ कैसे? वो मैं बाद में बताऊंगी, पहले तुम बताओ तुम यहाँ कैसे और कब से हो? और तुम इस तरह क्यों? मेरा मतलब तुम्हारी शादी तो हो गई ना? सौरभ को काफी उत्सुकता हो रही थी, क्योंकि कामिनी ने एक भी सुहागन वाला श्रृंगार नहीं किया था। अब सब कुछ तो ये रोड पर नहीं जान लेगा। चल पास में ही रहती हूँ, घर चल सब बताऊंगी। सौरभ बाइक पर बैठने लगा और साथ में कामिनी को भी बैठने को कहा। नहीं नहीं, मैं बाइक पर नहीं बैठूंगी। कहीं तुमने फिर से मुझे गिरा दिया तो? बाइक यहीं साइड में लगा दो, हम पैदल ही चलते हैं। यहीं बगल की गली में रहती हूँ मैं। फिर दोनों गीले कपड़े में ही चले अपने घर की तरफ। गली में जिसने भी देखा सब उसे सवालिया नजरों से देख रहे थे, परंतु कामिनी ने सबको इग्नोर किया और अपने कमरे में जाकर झट से दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। सौरभ पूरे कमरे में नजर दौड़ाने लगा। एक कमरा और उसी में अटैच छोटा सा किचन, जिसमें परिवार के रहने की सारी सुविधाएं थी। सब कुछ सुसज्जित तरीके से रखा था। कमरे के बीचों बीच एक बेड लगा था, जिस पर एक ही पिल्लो लगे थे। वहीं दीवार पर कामिनी और उसके बेटे के पैदा होने से लेकर अब तक के कई तस्वीर लगे थे। अरे तुम्हारा बेटा तो बिल्कुल तुम्हारे ऊपर गया है। देखो वही बड़ी बड़ी आंखें, छोटी नाक और उस पर ढेर सारा गुस्सा। बहुत क्यूट लग रहा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अब मेरा बेटा है तो मेरी तरह ही दिखेगा। और नोटी भी तुम्हारी तरह है। बोलकर सौरभ फिर हंसने लगा। रुको मैं चेंज करके आती हूँ, फिर तुझे कपड़े निकाल कर देती हूँ, तुम भी चेंज कर लेना। बोलकर कामिनी कपबोर्ड में से कपड़ा निकालने के लिए मुड़ी। तब तक सौरभ ने उसकी कलाई पकड़ ली। कामिनी, मैंने सुना था तुम्हारा ब्याह काफी रईस परिवार में हुआ था, फिर तुम यहाँ कैसे? मेरा मतलब तुम चोल में क्यों रहती हो? और यहाँ फोटो में भी तुम्हारे पति नहीं है, बेड पर पिल्लो भी एक ही है। मतलब तुम अकेले यहाँ रहती हो? क्यों कामिनी, लाइफ में सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? कामिनी की आंखें भरने लगी, पर खुद को संभालते हुए बोली, क्यों क्यों बताऊं? जब तुझे बुलाया और तू आया नहीं, तो आज ये सब किस हक से पूछ रहे हो? सौरभ एक पल के लिए ठिठक गया। सब बताती हूँ, पर पहले चेंज तो कर लो। नहीं, मुझे चेंज नहीं करना, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। पहले तुम मुझे सब बताओ,
मुझे तुम्हारे बारे में जानना है, सब सुनना है। अरे लेकिन इस गंदे कपड़ों में इचिंग होने लगेगी। होने दो, पर तुम मुझे पहले सब बताओ, मुझे रहा नहीं जा रहा। पता है जब तुम्हारी शादी की बात पता चली तो बहुत दुख हुआ, बहुत रोया। लेकिन जब ये सुना कि तुम्हारी शादी एक रईस परिवार में हुई है, तुम्हारा होने वाला पति बड़ा बिजनेसमैन है, तो मुझे बेहद खुशी हुई। तुम्हारे इनविटेशन के बावजूद मैं जानबूझकर शादी में नहीं आया, और कारण तुम बखूबी जानती हो। वैसे तुम्हारे पति कहाँ रहते हैं? सविता जी परेशान हो रही थी। सौरभ पुष्पा के घर पहुंचा या नहीं, एक बार फोन लगाकर पूछूं। वो मोबाइल हाथ में लेकर फिर वापस रख दिया कि जब उसने कहा है सब पता करके लौटेगा तो वो लौटेगा ही। मैं इतना बेचैन क्यों हो रही हूँ? इधर सौरभ कामिनी से उसके हस्बैंड के बारे में पूछने लगा। सौरभ, अब हम दोनों एक साथ नहीं रहते हैं। मेरा मतलब हमारा तलाक हो गया है। पर क्यों, क्या वजह थी? मैंने बहुत तारीफ सुनी थी उस परिवार की, लड़के की। काफी अमीर था, रसूखदार थे वो, इसीलिए तो मेरे पिताजी और पीछे हट गए। सौरभ, क्या तुम्हें भी लगता है अधिक पैसा हो जाने से कोई इंसान अच्छा बन जाता है, यहाँ तक कि उसका करेक्टर भी? नहीं, ऐसा नहीं है, पर मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि मैंने यही देखा है अब तक। बेटी की शादी करते समय शायद एक पिता यही देखते हैं कि बेटी का ससुराल कितना अमीर है, कितना पैसे वाला, कितना सुखी रहेगी। लेकिन जिसके साथ बेटी की शादी हो रही है, उसका करेक्टर कैसा है, ये नहीं देखते। ये तो सिर्फ लड़कियों का देखा जाता है। क्या मतलब है तुम्हारा कामिनी? साफ साफ बताओ मुझे अब, और रहा नहीं जा रहा। मैं उनकी दूसरी पत्नी थी। सौरभ चौंक गया। वाट? ये तुम क्या कह रही हो कामिनी? सच कह रही हूँ। मुझसे शादी उसने अपने पेरेंट्स के दबाव में आकर किया। शायद इसी वजह से शादी के शुरुआती कुछ महीनों तक हम एक कमरे में रहने के बावजूद अलग रहे। पति पत्नी जैसा कोई रिश्ता नहीं बना। तब मुझे लगा शायद हमारा अरेंज मैरिज है, इसीलिए करीब आने में थोड़ा वक्त लगेगा। तो मुझे कोई ऐतराज नहीं हुआ। फिर एक दिन वो नशे की हालत में मेरे करीब आ गए, तो मैंने भी मना नहीं किया। आखिर मैं उनकी पत्नी थी, मुझ पर उनका हक था, और ये मेरी भी चाहत थी। धीरे धीरे हम दोनों के बीच रिश्ता सामान्य हो गया, परंतु अभी भी भावनात्मक लगाव हम दोनों के बीच कम ही था, जिसका कारण मैं अरेंज मैरिज को ही समझती रही। मुझे उम्मीद थी कि धीरे धीरे हमारे भावनात्मक संबंध भी मजबूत हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। करीब 6 महीने बाद एक दिन वो बहुत ड्रिंक करके घर में आए, बहुत हंगामा करने लगे, मुझे डिवोर्स देने की बात करने लगे, जिसे सुनकर सभी घर वाले उन्हें मना कर रहे थे। मैं भी काफ़ी चौंक गई, डर गई। जब मैंने तलाक का रीज़न पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, तो फिर शादी क्यों की? उसने कहा, अपने पेरेंट्स के दबाव में आकर। आप छोटे बच्चे तो हैं नहीं जो माँ बाप के दबाव में आ गए। आपने मना क्यों नहीं किया? मैंने मना किया, बहुत मना किया। मेरी शादी हो चुकी है और एक बच्चा भी है, लेकिन मेरी पहली पत्नी हमारी बिरादरी की नहीं है, इसीलिए घर वालों ने स्वीकार नहीं किया। हम पर दबाव बनाने लगे उसे छोड़ने के लिए, और मैं ऐसा नहीं कर सकता था। तब पापा धमकी देने लगे कि अपनी जायदाद से बेदखल कर दूंगा। तब मजबूरी में शादी करनी पड़ी, लेकिन मैंने तभी सोच लिया था कि 6 महीने बाद मुझे जैसे ही प्रॉपर्टी में हिस्सा मिल जाएगा, तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। देखो, मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, लेकिन मेरी पहली पत्नी को घरवाले पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने उसे इंडिया में नहीं लाया। सुनकर मैं रोने लगी। पता है, तुम्हें जानकर बहुत तकलीफ हुई, पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इतनी संपत्ति दे दूंगा कि तुम्हें जीवन भर कुछ भी करने की जरूरत नहीं। आराम से बैठकर खा सकती हो, जी सकती हो। अगर तुम्हें ठीक लगे तो तुम अपनी लाइफ में मूव ऑन कर लेना, अपना नया जीवन साथी ढूंढ लेना। मैंने वहीं एक थप्पड़ खींचकर लगा दिया। उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। रो रोकर मेरा बुरा हाल हो गया, और तब मैं 6 हफ्ते की प्रेग्नेंट थी। मैं बहुत रोई। मुझे तलाक मत दो, तुम्हारी पहली पत्नी से मुझे कोई समस्या नहीं है, तुम जहाँ रहना है वहाँ रहो, पर मुझे तलाक मत दो। मैं कहाँ जाऊँगी, अकेले कैसे रहूँगी, बच्चों की परवरिश कैसे करूँगी? उसने कहा, तुम अबॉर्शन करवा लो, और अगर तुम तलाक नहीं भी लोगी तो भी मैं यहाँ नहीं रहने वाला, कभी वापस नहीं आने वाला। मुझे मेरा हिस्सा मिल गया है, और अब मैं हमेशा हमेशा के लिए
इंडिया छोड़ रहा हूँ, और अगर तुम यहाँ रही तो मेरे घर वाले तुम्हें जीने नहीं देंगे, रहने नहीं देंगे। मैं क्या करूं, क्या नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने कहा अबॉर्शन करवा लो, पर मेरा दिल नहीं माना। मैंने कहा आपसे तलाक लेने को तैयार हूं, पर मुझे यह बच्चा चाहिए। वो मान तो गए, लेकिन मेरी प्रेगनेंसी के दौरान ही उन्होंने इंडिया छोड़ दिया। बच्चा होने के करीब 1 साल बाद हमारा डिवोर्स हो गया। फिलहाल वो इंडिया में नहीं है। उसने मुझे एलुमनी की पेशकश की, पर मैंने कुछ नहीं लिया। उसके बाद मैं माँ के घर रहने लगी। जब मेरा बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया तो माँ के पास छोड़कर मैं नौकरी करने लगी। माँ के घर भी भाई भाभी थे, तो वहाँ रहना ठीक नहीं लगा। मैं अलग रहने की बात की। तब उन सबके सहयोग और थोड़ी अपनी कमाई से मैंने यहाँ घर खरीदा, और तब से मैं यहीं रह रही हूँ। बोलते हुए कामिनी की आंखें सूख चुकी थी, चेहरे के भाव अब सामान्य हो चुके थे। मुस्कुराने की कोशिश करने लगी। सौरभ उसकी सारी बातें सुनकर अवाक खड़ा था, कुछ नहीं बोल पा रहा था। अंकल आंटी कैसे हैं? सौरभ को कुछ नहीं सूझा, तो बस इतना ही पूछा, पापा अब नहीं रहे, माँ ठीक है? अंकल जी नहीं रहे? क्या हो गया उन्हें? बेटी का दुख उनसे देखा नहीं गया। अपने निर्णय पर पछतावा होने लगा। मैंने कोशिश की थी कि उन्हें कुछ न पता चले, लेकिन आखिर कब तक छुपती। यह बात उन्हें भी पता लग गई, और वो हार्ट के पेशेंट थे। सोच सोचकर बहुत चिंतित रहने लगे। उन्हें अपने निर्णय पर बहुत पछतावा हो रहा था, और मेरे बेटे के होने के करीब 1 महीने बाद ही वो इस दुनिया से चल बसे। सौरभ की आंखों से आंसू छलक आए। कामिनी, तुम्हारे ससुराल वाले की अमीरी के बारे में जब पापा को पता चला तब वो पीछे हट गए, पर तुमने क्यों नहीं कहा अपने पेरेंट्स से मेरे बारे में? मुझे लगता है अगर तुमने कहा होता तो बात बन सकती थी। कामिनी उसकी तरफ एकटक देखने लगी। इधर ऑफिस में बैठा कृष्य बार बार घड़ी देख रहा था कि सौरभ कहाँ रह गया, आया क्यों नहीं अब तक। इधर सविता जी का भी वही हाल था, और सौरभ बाबू जिस काम से गए थे वो भूलकर कब के बिछड़े और उलझे प्यार को सुलझाने में लगे थे। सौरभ की आंखों से आंसू छलक आए थे। तुम्हें क्या लगता है सौरभ, मैंने तुम्हारे बारे में नहीं कहा? कहा, कई बार कहा। हाँ, पिताजी जरा सख्त स्वभाव के थे, तो मैं उन्हें नहीं, लेकिन माँ के सामने मैंने कई बार ये बातें रखी। बार बार कहा कि वो मेरा बचपन का दोस्त है, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ, मैं उसके साथ खुश रहूंगी। एक बार आप और पापा जाकर उसे देख लीजिए, मिल लीजिए। मेरी जिद देखकर माँ ने पापा से बात की, लेकिन पापा ने साफ इनकार कर दिया। कहा, हमारे और तुम्हारे परिवार का कोई मेल नहीं, तो ये रिश्ता संभव नहीं है। जानते हो, उस दिन पहली बार मैंने पापा के सामने अपनी बात रखी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, शादी मैं तुमसे ही करूँगी। अगर आप नहीं मानेंगे तो मैं आगे अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही पापा ने अपने सिर की पगड़ी मेरे पैरों पर रख दी। समाज में मेरी और इस घर की जो इज्जत है वो अब तुम्हारे चरणों में है। अब तुम जो करो, बचा लो या लुटा दो। मैंने तुरंत पगड़ी उनके सर पर रख दी। पापा, आप जहाँ कहेंगे मैं शादी वहीं करूँगी। तुम्हें पता है, मेरी शादी के कुछ महीने बाद मेरे भाई ने अपनी पसंद से शादी की, और पापा को पूछना तो दूर, बताया तक नहीं। मेरे पापा कुछ नहीं बोल सके, भाई ने बोलने ही नहीं दिया। आज वो भाभी मेरी माँ को बिल्कुल पसंद नहीं करती। एक ही घर में होने के बावजूद दोनों में बातचीत नहीं है। वो अपना अलग खाना पकाती है और माँ अपना अलग। इसके बावजूद मेरी माँ अपने बेटे का साथ छोड़ना नहीं चाहती। मैं कहती हूँ यहाँ मेरे साथ रहो, इसी बहाने मेरे बच्चे की देखभाल हो जाएगी, हम साथ में रहेंगे, पर माँ को मंजूर नहीं। ये उनके स्वाभिमान के खिलाफ है। कुछ पल के लिए दोनों के बीच चुप्पी छा गई। सौरभ, अगर तुम एक बार मेरे पापा से बात करने आते तो शायद तस्वीर आज कुछ और होती। शायद मैं तुम्हारे साथ होती, हम दोनों एक साथ होते। मैं आ रहा था तुम्हारे घर तुम्हारे पापा से बात करने, अपनी बात रखने, लेकिन मेरे पिताजी ने रोक लिया कि हमारे परिवार से और तुमसे कई ज़्यादा अच्छा लड़का और हैसियत वाला खानदान मिला है उसे। वो अपनी बेटी तुम्हें क्यों देंगे, तुमसे शादी क्यों करेंगे? सच कहता हूँ, मैं भी यही सोचकर नहीं आया, लेकिन एक बात कहूँ, मैं बाद में बहुत पछताया, बहुत रोया, और अब तक पछता रहा हूँ। चलो, जो हो गया सो हो गया, अब पछताने से कुछ नहीं होगा। बहुत कुछ बदल गया, पहले जैसा कुछ नहीं रहा। सब कुछ पहले जैसा ही है कामिनी, कुछ नहीं बदला। अगर तुम चाहो तो हम फिर से एक सेटअप, सौरभ, जस्ट सेटअप। ये सब बोलते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही?
अरे तुम सारे मर्द एक जैसे क्यों होते हो? लड़कियों की भावनाओं से खेलने वाले। क्या हम लड़कियां तुम्हें प्लास्टिक की गुड़िया दिखते हैं जिसके अंदर कोई जान नहीं, कोई मर्जी नहीं, भावना नहीं? कामिनी, तुम मेरी बात तो सुनो, मुझे कुछ नहीं सुनना। इससे पहले कि मुझे तुमसे नफरत हो जाए और तुम्हें मैं यहाँ से धक्के मारकर भगा दूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। मुझे पाने के लिए तुम भी एक औरत को धोखा देना चाहते हो, दुख देना चाहते हो। क्यों सौरभ, क्यों? मैं जानती हूँ तुम्हें, तुम ऐसे नहीं हो। फिर ऐसी बातें कैसे कह दी तुमने? लेकिन कामिनी, पहले मेरी बात तो सुनो। क्यों सुनूं? हाँ बताओ। अरे मैं किसी को कैसे धोखा दूंगा? मैंने अब तक शादी नहीं की है। क्या? पर क्यों? सौरभ ने कामिनी का हाथ थाम लिया। क्योंकि तुम्हारी जैसी कोई मिली नहीं। कितनी लड़कियों का रिश्ता आया, कई जगह तो बात सगाई तक पहुंच गई थी, पर मैं पीछे हट जाता। सच कहता हूँ, जो भी लड़कियां देखता सब में तुम्हारी ही छवि ढूंढता था। वो किसी में नहीं मिली और मैंने शादी नहीं की। मेरे इस रवैये से मेरे माँ बाप भी परेशान हो गए और मुझे चेतावनी दे डाली। अब हम तुम्हारे लिए रिश्ता नहीं देखेंगे। तुम शादी करो तो अपने मन से, वरना कैसे जीना है रहना है तुम्हारी मर्जी। कामिनी उसकी बातें सुनकर अवाक थी, कुछ बोल नहीं पा रही थी। सौरभ थोड़ा उसके और करीब आकर बोला, अब और इंतजार नहीं होगा मुझसे। आ जाओ कामिनी, मेरी लाइफ में आ जाओ, इससे पहले कि और ज्यादा देर हो जाए और हम दोनों एक हो जाते हैं। नहीं सौरभ, अब बात पहले जैसी नहीं रही। मैं तलाकशुदा और एक बेटे की माँ हूँ। हमारा तुम्हारा कोई मेल नहीं है। ऐसा किसने कहा? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बेहद प्यार, और जहाँ प्यार हो वहाँ मेल बेमेल कुछ होता ही नहीं है। होता है, बिल्कुल होता है। मेरी बातें सुनकर, मेरा दर्द जानकर तुम भावनाओं में बहकर मुझसे शादी की बात कर रहे हो। तुम ऐसा मत करो। तुम्हें मुझसे कई अच्छी और कुंवारी लड़कियां मिलेगी। अगर मेरी पसंद ऐसी होती तो अब तक यूं कुंवारा मारा मारा नहीं फिर रहा होता। मुझे तुम चाहिए, सिर्फ तुम। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम तलाकशुदा हो या एक बच्चे की माँ हो। मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे मेरा प्यार मिल गया। शायद ईश्वर भी यही चाहते हैं, तभी तो इतने सालों बाद हम दोनों की मुलाकात करवा दी। अब ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुमसे शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। तुम्हें तैयार होना होगा, मेरी लाइफ में आना होगा। मैं तुम्हारे बिना अब और नहीं जी पाऊंगा, नहीं रह पाऊंगा। प्लीज आ जाओ। तुम और मैं, हम बन जाते हैं, एक हो जाते हैं। एक बार सोचो तो, मैं, तुम और हमारा एक बेटा, कितना प्यारा परिवार बनेगा। तुम चिंता मत करो, मैं बेटे को पिता का पूरा प्यार दूंगा, सारी जिम्मेदारी निभाऊंगा। तुम भावनाओं में बहकर ऐसी फिल्मी और किताबी बातें कर रहे हो। अगर नहीं चेंज करना है तो तुम बैठो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ, पियो और यहाँ से जाओ। बोलकर कामिनी किचन में चली गई। पीछे से सौरभ आकर उसकी कमर और बेली पर अपनी बाहें कसती और ठोडी उसके कंधे पर टिका दिया। अगर मैं भावनाओं में आकर बोल रहा हूँ, फिर तुम्हें अच्छे से समझा दो कैसे बात करूं जो तुम मान जाओगी। कामिनी की आंखों से आंसू बह निकले। वो कुछ बोल नहीं सकी। इधर कृष्य को अब और बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने तुरंत फोन घुमाया। रिंग बजते ही सौरभ ने तुरंत फोन निकाला और स्क्रीन पर कृष्य का नाम देखकर चौंक गया। उसने घड़ी देखी और बाहर निकलने लगा। कामिनी चिल्लाई, अरे इतने सालों बाद मिले हो, कम से कम चाय तो पीकर जाओ। सौरभ पलटा और कामिनी की आंखों में देखते हुए कहा, मेरी चाय उधार रही और मैं इस वसूली करने तब आऊंगा जब आप मान जाएंगी। फिलहाल मुझे जाना होगा, बॉस का कॉल है। बोलकर वो अपने होठों से कामिनी के गाल को छू लिया और झटके से निकल गया। उसके दिमाग से यह बात बिल्कुल निकल चुकी थी कि वो किस काम से आया था। ओह आई एम सो स्टूपिड, मन ही मन बोलते हुए अपने सर पर एक चपत लगा दी। क्या हुआ, खुद को चपत क्यों लगा रहे हो? अगर मार खाने का मन है तो मुझे बोलो, अच्छे से धो दूंगा। नहीं सर, मैं जिस काम से गया था वो नहीं हुआ, मुझे फिर जाना पड़ेगा। अभी 2-3 दिन तक कहीं जाने की जरूरत नहीं। वैसे क्या काम था? कुछ पर्सनल काम था। अब जो भी था उसे भूल जाओ। अब तुम्हारा काम क्या हो याद करके लग जाओ। जी सर, बोलकर सौरभ अपने काम में तो लग गया, लेकिन दिमाग में अब भी वही बातें घूमने लगी। अब क्या करूं? बड़ी बेवकूफ़ी कर दी मैंने। अब मैं शाम में काकी को क्या जवाब दूंगा? मन ही मन सोचते हुए चेहरे पर परेशानी के भाव उभर आए, लेकिन अगले ही पल कामिनी के बारे में सोचकर एक सुकून भी मिला और तुरंत चेहरे पर मुस्कान आ गई। यह सारी बातें कृष्ण नोटिस कर रहा था। क्या बात है, कभी परेशान नजर आता है तो कभी खुश।
पल पल चेहरे के एक्सप्रेशन बदल रहे हैं। किसी से प्यार हो गया है क्या? कोई मिल गई? कुछ यूं ही समझिए। गुड, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। वैसे कौन है वो? है कोई बहुत ही स्पेशल। वेरी गुड, पर स्पेशल के लिए आपको छुट्टी नहीं मिलने वाली, बोलकर कृष्य हंस दिया। दिन तो लगभग बीत चुका था। सविता जी बहुत परेशान हो रही थी। आखिर लड़का एक बार भी कॉल क्यों नहीं किया? चलो मैं ही ट्राई करती हूँ, कम से कम ये तो पता चले कि पुष्पा का घर मिला या नहीं। फिर तुरंत फोन लगा दिया। सौरभ ने फोन पर सविता जी का नाम देखते ही वो उठ खड़ा हुआ। ओ गॉड, अब काकी को मैं क्या जवाब दूंगा? वो कुछ देर तक फोन नहीं उठाया। अरे किसका कॉल है? रिसीव करो, कृष्ण ने कहा। वो घर से काकी कॉल कर रही है। जी काकी, अभी ऑफिस में हूँ। कृष्ण भी यहीं बैठा है। आपको बात करनी है? सविता जी समझ गई। उन्होंने तुरंत कहा, अभी फोन रखो, घर आओ फिर बात करते हैं। मम्मी ने तुम्हें क्यों कॉल किया? कुछ काम बोला? ना ना नहीं तो, बोल दोनों काम में व्यस्त हो गया। अचानक कृष्य उठा और कहा, मैं घर जा रहा हूँ, बाकी का काम तुम और शिवम मिलकर देख लेना, और हाँ, अगले 2 दिन तक ऑफिस से हिलना मत, कहीं जाना मत। जी सर। इधर पुष्पा सविता जी को वॉक कराने के लिए आई तो देखा वो थोड़ी परेशान और बेचैन सी दिख रही थी। काकी आप परेशान दिख रही है, क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बेटा ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। फिर ये बेचैनी क्यों? कुछ नहीं बेटा, बस यूं ही थोड़ी बेचैनी सी हो रही है। तुम मुझे गार्डन एरिया में वॉक करा दो। पुष्पा ने उनको कुछ देर तक वॉक कराया, फिर उनके बेड पर उन्हें बिठा दिया और अपने काम में लग गई। तभी उसके मोबाइल पर कॉल आया। देखा तो रोजी का नाम शो हो रहा था। उसकी आंखें चमक गई। वो तुरंत फोन उठा लिया। हाँ रोजी, कैसी है? मैं अच्छी हूँ, तू बता कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। अब ड्यू डेट पास आ रहा है। गुड, वेरी गुड, अपना ख्याल रखो। हाँ सुनो, मुझे पूछना था कि तुम मुंबई में कहाँ काम करती हो, और तुम किसी कृष्य के बारे में पूछ रही थी ना? मुझे इसी बारे में बात करनी थी। पुष्पा चौंक गई। हाँ बोलो ना, क्या पता चला? अरे मेरी एक फ्रेंड केडीएस ग्रुप में ही वर्किंग है। फिलहाल वो बेंगलोर वाले ब्रांच में काम कर रही है। मेरी बात हुई उससे। वो बता रही थी कि इस ग्रुप का ओनर बहुत जल्दी अपनी बुलंदियों को छू लिया। बेहद मध्यम वर्गीय परिवार से है, और वो इंदौर के किसी कॉलेज में पढ़ता था, जहाँ से उसे निकाल दिया गया था किसी कारणवश। मैंने और भी कुछ पूछा तो बोला कि सारी बातें नहीं पता है। वैसे तू कहाँ उसी ग्रुप्स में काम करती है? नहीं तो फिर क्यों जानना है तुझे? अरे मैंने भी उसकी बहुत तारीफ सुनी इसीलिए, और वो भी इंदौर से पढ़ाई की है और मैं भी इसके लिए। पुष्पा को थोड़ी घबराहट हो रही थी, परंतु सामान्य होते हुए उसने जवाब दे दिया। ठीक है पुष्पा, मैं फोन करती हूँ। अगर मुझे आगे और बात पता चलेगी तो मैं तुम्हें जरूर इन्फॉर्म करूंगी, ठीक है? रोजी के फोन रखने के बाद पुष्पा अपने दिमाग की बत्ती जलाने लगी, अपने दिमाग पर जोर डालने लगी। अचानक उसे याद आया कि उसके पिताजी का पर्सनल असिस्टेंट कोई मल्होत्रा ही था। कहीं उसी का बेटा तो नहीं? पर कैसे कैसे पता लगाऊं मैं? फिर उसके दिमाग में कुछ आइडिया आया। हाँ सही, यही सही रहेगा। अभी कोई घर में नहीं है, आज वानी भी घर में नहीं है, मिस्टर मल्होत्रा के घर आने का समय नहीं है, यही उचित मौका है। मन में सोचकर वो चुटकी बजाई और झट से भागी सविता जी के कमरे में। काकी, अब आपकी तबीयत कैसी है? बेचैनी कम लग रही है। अरे बेटा, मैं ठीक हूँ, तुम खामखा परेशान मत हो। आपके लिए मसाले वाली चाय बना दूँ? नहीं बेटा, मन नहीं है। कुछ हल्का फुल्का स्नैक्स लेगी आप? सविता जी ने फिर नाव में सिर हिला दिया। बेटा, मैं थोड़ी देर आराम कर रही हूँ, तुम अपना काम खत्म कर लो और घर चली जाओ। ठीक है काकी। दोनों बातें कर ही रही थी, तभी पीछे से कृष्य घर आ गया। वो माँ के कमरे में जा रहा था, लेकिन पुष्पा को वहां देखा तो वहां न जाकर सीधे अपने कमरे में चला गया। कृष्य के घर आने की बात से बेखबर पुष्पा सविता जी के कमरे से निकली और दबे पांव कृष्य के कमरे में चली गई। अब फ्रेश होकर माँ से ही बात करता हूँ। क्यों सौरभ को कॉल कर रही थी? क्या बात है? मन ही मन बोलते हुए कृष्य बाथरूम में चला गया। इधर कृष्य के घर आने की बात से बेखबर पुष्पा सविता जी के कमरे से निकली और दबे पांव कृष्य के कमरे में चली गई। उसने होले से दरवाजा बंद किया और अपना दुपट्टा बेड पर रखा। फिर फटाफट कपबोर्ड के ड्रावर खोलकर चेक करने लगी कि शायद कुछ मिल जाए और पता चल जाए कि ये वही मल्होत्रा है या कोई और। अभी एक दो ड्रावर ही खोला था, तभी बाथरूम का दरवाजा खुला।
पुष्पा ने नजर उठाकर देखा तो सामने कृष्य सिर्फ टावल में खड़ा था। उसे देखते ही पुष्पा के तन मन में डर की लहर दौड़ पड़ी और झटके में वहां रखी टेबल के पीछे छुप गई। डर के मारे सांसें बुलेट की रफ्तार पकड़ ली और कलेजा धक धक हो रहा था। उसने जोर से दांत पर दांत बिठा लिया और आंखें कसकर मींच ली। ओ गॉड, ये कब घर लौटा पता भी नहीं चला। सच में ये इंसान है या भूत जो पल में कहीं भी पहुंच जाता है। इसने मुझे देख तो नहीं लिया? नहीं, शायद नहीं देखा, नहीं तो बॉम्ब की तरफ फट पड़ा होता अब तक। लेकिन उसे पता चल जाएगा क्योंकि मेरा दुपट्टा तो उसके बेड पर रखा है। मैं भी ना जल्दी के चक्कर में क्या कर दिया, अपने लिए और मुसीबत बढ़ा लिया। तभी कृषि क्लासरूम रूम की तरफ बढ़ गया। पुष्पा ने राहत की सांस ली और झटके में दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। उसके निकलते ही कृष्य ने मुड़कर देखा और चेहरे पर तिरछी मुस्कान फैल गई। डर और घबराहट के मारे पुष्पा पसीना पसीना हो गई थी। हलक सूख गया था। झट से रसोई में गई और एक गिलास पानी गटक गले को तर किया। फिर किचन से इधर उधर नजर दौड़ाई, कहीं वो कमरे से बाहर तो नहीं निकला, मुझे देख तो नहीं लिया। जब वो नजर नहीं आया तो अपना बैग उठाया और सविता जी को बाय बोलकर बिना अपना दुपट्टा लिए ही निकल गई। इधर कृष्य कपड़ा पहनना छोड़ सारे ड्रावर और फाइल को चेक करने लगा। ये लड़की रूम में क्यों आई थी, क्या करने, जाकर अभी पूछता हूँ। वो कमरे से बाहर निकलने लगा, लेकिन तभी मन में कुछ सोचा और हंसकर रह गया। बाहर नहीं निकला। वो कमरे में जाकर दुपट्टा उठाया और देखने लगा। अच्छा है, सबूत छोड़कर गई है। कुछ देर बाद कृष्य निकला। रमेश काका को चाय बनाने को बोल माँ के कमरे में चला गया। क्या हुआ माँ, आप सौरभ को क्यों फोन कर रही थी, क्या काम था, कहिए मैं कर देता हूँ। कुछ नहीं बेटा, बस यूं ही बात करनी थी। कल आया था तो बिना बताए ही निकल गया, बस वही हालचाल पूछने के लिए और कुछ नहीं। और कैसा रहा आपका दिन? अच्छा था बेटा, बहुत अच्छा। आज वो किया आपने? हाँ, अभी कुछ देर पहले पुष्पा करवा कर लाई है। वेरी गुड। आप शाम की चाय पी चुकी? नहीं पी, मन नहीं था। आपकी केयर टेकर दिख नहीं रही? हाँ, वो चली गई, मुझे पता था वो भाग खड़ी होगी। सामने आने की हिम्मत जो नहीं थी, कृष्य ने मन में कहा। कुछ देर बाद जब माँ के कमरे से निकला तो सविता जी ने फिर सौरभ को फोन लगाया। क्या हुआ, तुम्हें पुष्पा के बारे में पता चला या नहीं? नहीं काकी, आज तो कुछ पता नहीं लगा, पर मैं बहुत जल्द पता लगा लूंगा। ठीक है, पर जल्दी कर बेटा। जी काकी। इधर पुष्पा जाते जाते मन में सोच रही थी, शायद इसने देख तो नहीं लिया, मेरे ख्याल से तो नहीं देखा। अगर देखा होता जरूर आवाज देता, कुछ बोलता, सोचकर खुश होने लगी। लेकिन अचानक खुशी मायूसी में बदल गई। पता चल जाएगा, मैंने दुपट्टा कमरे में छोड़ दिया, उसे पता चल जाएगा। अब क्या करूं? कल आऊंगी तो 100 सवाल करेंगे, क्या जवाब दूंगी? हे भगवान, सिर्फ एक सप्ताह और बचा है, ये महीना खत्म होने में। किसी तरह बचा लो। लेकिन कैसे? किसी न किसी वक्त तो उनके सामने आना ही पड़ेगा। ये होगा कि सुबह थोड़ी लेट जाऊंगी और जब वो रहेंगे तब मैं काकी के पास बैठी रहूंगी। हाँ, यही सही रहेगा। मन में सोचते हुए पुष्पा घर को पहुंची तो पुण्या आकर लिपट गई। दोनों माँ बेटी मिलकर मस्ती कर रही थी। तभी कामिनी भी आ गई और वो भी पुष्पा को गोद में अपना सिर रख लिया। सौरभ की कही बातें उसके दिमाग में अब भी गूंज रही थी। वही याद कर मुस्कुरा रही थी। खुशी छिपाए नहीं छिप रही थी। क्या बात है, आज चेहरे की रंगत कुछ अलग ही है। प्रमोशन मिल गया या फिर लॉटरी लग गई? कुछ यूं ही समझो। फिर चल बता क्या बात है। कामिनी ने सौरभ के बारे में सारी बातें बता दी। अच्छा, तो ये बात है, इसीलिए मैडम इतना मुस्कुरा रही है, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। अरे, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे कहाँ काम करता है वो? ये सब मैंने कुछ बात नहीं की। मैं अपनी राम कहानी इतनी देर तक सुनाने लगी कि उसके बारे में कुछ पूछा ही नहीं। और जब तक वो बताता उसके पहले उसके बॉस का कॉल आ गया और वो तुरंत निकल गया। यहाँ तक कि हम कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर नहीं कर पाए। वो फिर जल्द ही आएगा, तब सब कुछ पूछ लूंगी। कामिनी, तू भी हद करती है, पर मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। तुम्हें एक अच्छा जीवन साथी मिल जाएगा और तुम्हारे बच्चे को एक पिता का प्यार भी। अब तुम देर मत करना। पर मुझे थोड़ा डर लग रहा है। मैं तलाकशुदा एक बच्चे की माँ हूँ अब, और वो अब तक अविवाहित है। कहीं आगे चलकर इस रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम आई तो? क्या प्रॉब्लम होगा? वो तुमसे प्यार करता है, तुम इतना भरोसा करती हो, फिर भी थोड़ा डर लग रहा है, नर्वस हो रही हूँ आगे बढ़ने में। फिर ये तो तभी दूर होगी
जब तक तुम लोग कुछ दिन साथ में टाइम स्पेंड करोगे, एक दूसरे को जानोगे, समझोगे। अब कामिनी उठकर बैठ गई। पुष्पा, मैं तो आगे बढ़ जाऊंगी, पर तुम दोनों माँ बेटी यहाँ कैसे रहोगी? यह सब रहने नहीं देंगे। रूपक और उसका परिवार ऐसे ही घात लगाए बैठा है। वो कब क्या कर ले और क्या करवा दे कोई पता नहीं। तो क्यों ना तुम भी लाइफ में आगे बढ़ जाओ, किसी का हाथ थाम लो। यूं अकेली कब तक रहोगी? चलो, मेरा कम से कम मायके का परिवार तो मेरे साथ है, तुम्हारे साथ तो वो भी नहीं है। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही हूँ और आगे सोचूंगी भी नहीं। सच कहूँ तो बहुत डर रही हूँ। लोग कहते हैं अगर पहला जीवन साथी अच्छा नहीं मिला तो सेकंड चांस शायद ही अच्छा मिले। और पहली बार में इतना बड़ा धोखा खा चुकी हूँ, सब कुछ खो चुकी हूँ, तो इस बारे में सोचते हुए भी डर लगता है। कृष्य के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? तू क्या बोल रही है कामिनी? उसके बारे में कोई ख्याल कुछ नहीं सोचती मैं। हाँ, कुछ इंसिडेंट ऐसे हो गए कि जिससे हम दोनों की बहस हो गई या उन्हें मेरी मदद करनी पड़ी, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। वैसे भी मैंने उसे कह दिया है, मेरा पति है और वो दूसरी सिटी में रहता है। तुझे भी कुछ करना होगा, अपने बारे में सोचना होगा। मैं तुझे अकेले छोड़कर तो आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। चिंता मत करो, यहाँ से नौकरी छोड़ने के बाद मैं रोजी से बात करके दिल्ली चली जाऊंगी, वहीं अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करूंगी। तुम छोड़कर चली जाएगी? एक काम करो ना, यहीं रहते हैं ना, मैं सौरभ से बात कर यहीं मुंबई में ही दूसरा जॉब लगवा देती हूँ। नहीं, अब यहाँ नहीं रहूंगी मैं। और तू परेशान मत हो, तुम्हें छोड़ दिया तो भगवान भी माफ नहीं करेंगे, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। बोलकर पुष्पा हंस पड़ी और साथ में कामिनी भी। कुछ देर बाद कामिनी अपने कमरे में आ गई और पुष्पा भी बेटी को गले से लगाकर सो गई। कामिनी के बारे में सोचकर पुष्पा खुश हो रही थी, तो वहीं अब अकेले रहने की बात से दिल बैठा जा रहा था। हाँ, मैंने सही सोचा, दिल्ली जाना ही ठीक रहेगा। मैं कल ही रोजी से बात करती हूँ। यही सब सोचते हुए नींद के आगोश में दोनों माँ बेटी समा गई। तो दोस्तों, आगे क्या हुआ जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।